औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कल के बाकी मानदा सबक गेहूं के दाने से जो बाकी मानदा सबक है वो आज हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ये कहानी जो है गेहूं का दाना, ये लियो टॉलस्टॉय की कहानियों से ली गई है और इसमें अंडे के बराबर गेहूं के दाने का जिक्र किया गया है। तो कल हमने आधी कहानी पढ़ी थी, आधी हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कहानी या सबक की जो है वो बुलंद खानी करेंगे। आप सफ़ा नंबर 44 निकालिए, मैं पढ़ूंगी और आप गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। यह सुनकर राजा ने पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वह मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि यह ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो कल हमने कहानी का इतना हिस्सा पढ़ लिया था जिसमें उस किसान के पोते और उसके बेटे को बुलाया जाता है। किसान का जो पोता है वो दो लाठियों के सहारे बादशाह के दरबार में आता है और वो लंगड़ा के चलता है, उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है, उसकी दोनों आंखें नाकारा हुई होती हैं। और उसके बाद जब उसके बेटे को बुलाया जाता है तो वो थोड़ा कम बहरा होता है, यानी एक कान से थोड़ा बहुत उसको सुनाई देता है, लेकिन वो एक लाठी के सहारे फिर भी चलता है। तो फिर जब उसके कहने पर जब इस बड़े दादा को बुलाया गया, उस किसान के दादा को बुलाया गया, तब ये बादशाह ये देखकर हैरान हुआ कि वो जब दरबार में आया वो शख्स, तो वो ना तो किसी लाठी का सहारा लेता हुआ आया, बल्कि वो जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ दरबार में आया। उसके हाथ पाँव बहुत मजबूत थे, आंखों में भी चमक थी, ना वो बहरा था। और तो राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया और वो फ़ौरन खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसने अपने ज़माने का गेहूं देख लिया था बहुत दिनों बाद। तो फिर बादशाह ने उससे कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? तो फिर किसान ने कहा कि महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था, बोया भी जाता था, और मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है, खाया भी है। तो फिर बादशाह ने कहा कि ऐसा गेहूं बाज़ार में बिकता था? इस पर किसान ने जवाब दिया कि हमारे ज़माने में भी कोई भी अनाज बेचने का गुनाह नहीं करता था, यानी हमारे ज़माने में अनाज बेचना एक ऐब समझा जाता था, क्योंकि लोग जो है वो पैसे का नाम नहीं जानते थे। हर एक के पास ज़रूरत के मुताबिक अपने पास गेहूं होता था। यह सुनकर बादशाह ने पूछा कि ये बताइए कि गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ कहाँ थे? इस पर उस बूढ़े दादा ने जवाब दिया कि हमारे खेत इतने बड़े थे जितने खुदा की ज़मीन, यानी ये किसी
انسان کی متعین کردہ زمین نہیں تھی کہ یہ میرا کھیت ہے تو میں اسی میں شالی بوؤں گا یا گیہوں بوؤں گا یا مکئی بوؤں گا، بلکہ جس انسان کے اندر اتنی استطاعت ہوتی تھی وہ جتنی محنت کر سکتا تھا، جتنا زمین جوت سکتا تھا، جتنا ہل چلا سکتا تھا، وہ اس زمین کو قابل کاشت بناتا تھا، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر پاتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ اور انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا تھا۔ تو پھر بادشاہ نے کچھ سوچ کر کہا کہ اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں اس زمانے میں کیوں نہیں اتنا بڑا گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا پوتا جو ہے وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا ہوا آیا اور آپ کا بیٹا 1 لاٹھی کے سہارے، دونوں کمزور ہو گئے ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں رہی ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ تو بوڑھا کسان بولا کہ سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان آج کل کے زمانے میں اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے اور وہ اپنے پڑوسی کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، یعنی انسان کی نیت اب اچھی نہیں رہی ہے۔ اور اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اب انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے اور اس کی صحت بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہم اس کے جو ہیں سوال انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو اس میں چونکہ زیادہ مشکل الفاظ نہیں تھے، اس لیے میں نے مختصراً سے 2-3 الفاظ اس میں نے چن کر آپ کو بلیک بورڈ پر دکھائے ہیں۔ مطمئن کے معنی ہے اطمینان رکھنا، حاضر کے معنی ہوتے ہیں موجود، رواج کے معنی ہیں طریقہ۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ باقی السلام علیکم۔